सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई का तीसरा दिन। राष्ट्रपति के द्वारा जो सलाह मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट से कि जो लंबित बिल मामलों पर गवर्नर या फिर राष्ट्रपति को डिसाइड करने के लिए कि कितने समय में स्वीकृति देनी है या अस्वीकृत करना है, उसके लिए कोई समय सीमा होनी चाहिए। तो उसी मामले की जो तीसरे दिन की सुनवाई है उसी को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। क्या हो अगर लोकतंत्र की पूरी शक्ति एक टेबल पर रखी फाइल से सालों तक रुक जाए। राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई का तीसरा दिन। सुप्रीम कोर्ट में यही सवाल गूंजा। अगर कोई राज्यपाल बिलों को लंबे समय तक लंबित रखे या फिर अस्वीकृत कर दे, विदहोल्ड हिज असेंट कर दे, तो क्या विधायिका पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगी? वही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि इस समस्या का हल न्यायिक नहीं होता और जहां संविधान चुप है वहां कोर्ट टाइमलाइन नहीं बना सकती। आज हम समझेंगे कि लोकतांत्रिक इच्छा और राज्यपाल के विवेकाधिकार के बीच इस गहरे टकराव को। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरे दिन की जो पृष्ठभूमि है उसको समझते हैं। राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई के तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ, जिसमें सीजीआई बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंद्रूकर थे, वो इस बात पर विचार कर रही थी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति बिलों पर अनुच्छेद 200 और 201 के तहत कैसे कार्य करे। बड़ा सवाल यह था कि क्या कोर्ट समय सीमा तय कर सकती है या हल केवल राजनीतिक स्तर पर ही निकलेगा। जब यह सुनवाई चल रही थी तो उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से तर्क दिए गए, उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले राजनीतिक हल है न कि न्यायिक, ऐसा सॉलिसिटर जनरल का कहना था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीसरे दिन साफ कहा कि अगर राज्यपाल बिलों पर बैठे हैं तो राज्य को पहले राजनीतिक रास्ते अपनाने चाहिए। प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति से मुलाकात या फिर संयुक्त बैठकें करें या फिर बातचीत करें। हर समस्या का हल कोर्ट में नहीं है, ऐसा सॉलिसिटर जनरल का कहना था। उन्होंने कहा कि जस्टिफिकेशन कैन नॉट कन्फर जुरिस्डिक्शन, यानी कि भले ही देरी अन्याय लगे पर इसमें कोर्ट को टाइमलाइन बनाने का अधिकार नहीं मिल जाता। ध्यान से सुनिए, सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय के सामने। जस्टिफिकेशन कैन नॉट कन्फर जुरिस्डिक्शन, यानी कि भले ही देरी अन्याय लगे मामले में, पर इसमें कोर्ट को टाइमलाइन बनाने का अधिकार नहीं मिल पाता। उनका जोर था कि संवैधानिक मर्यादा का मतलब है कि एक संवैधानिक पदाधिकारी दूसरे को यह नहीं बता सकता कि काम कैसे करना है। मतलब कहना यही था कि सर्वोच्च न्यायालय के जज गवर्नर या फिर राष्ट्रपति को यह नहीं बता सकते कि उनको काम कैसे करना है। अगर बदलाव चाहिए तो जिम्मेवारी संसद की है, कोर्ट की नहीं है। जो करना होगा, अगर संविधान के अंदर कोई टाइमलाइन लेके आनी है इन चीजों को लेके, तो जिम्मेवारी संसद की है। संसद इस पर कानून लाएगी, कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का तीसरे दिन की सुनवाई में कहना था। उनका मूल तर्क ये था कि संविधान की चुप्पी भी एक फैसला है, कि अगर संविधान कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहा, कि बता नहीं रहा कि कितने दिन में आपको फैसला लेना है, तो ये भी अपने आप में एक फैसला है। कोर्ट खाली जगह नहीं भर सकती अपने फैसलों से। तो अब जब ये तर्क सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से रखा गया तो कोर्ट ने चिंता जाहिर की। कोर्ट ने क्या चिंता जाहिर की कि निष्क्रिय विधायिका के चिंता जाहिर की। तीसरे दिन पीठ ने गंभीर सवाल उठाए। क्या सवाल उठाए? सीजीआई गवई ने पूछा कि अगर चुनी हुई विधानसभा से पारित बिल पर राज्यपाल सालों तक बैठे रहे तो क्या कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती? पीठ ने कहा कि अगर राज्यपाल बिलों को अनिश्चित काल तक रोके तो इससे विधायिका क्या निष्क्रिय नहीं हो जाएगी और जनता की इच्छा दब नहीं जाएगी क्या? कोर्ट ने तीसरे दिन की सुनवाई में यह भी नोट किया
कि 4 राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल से याचिका आई है कि उनके राज्यपाल बिलों में अनुचित देरी कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह नोट किया तीसरे दिन की सुनवाई में कि 4 राज्यों ने एप्लीकेशन डाली है, याचिका डाली है सर्वोच्च न्यायालय के सामने। और ये 4 राज्य कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल। उनकी क्या याचिकाएं हैं कि उनके राज्यपाल बिलों में देरी कर रहे हैं, अनुचित देरी कर रहे हैं, मतलब अनरीजनेबल डिले कर रहे हैं डिसाइड करने में कि उनको स्वीकृति देनी है या अस्वीकृत करना है। यानी सॉलिसिटर जनरल जहां राजनीतिक रास्तों की बात कर रहे हैं, वही कोर्ट को डर था कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया ठप हो सकती है। अब आगे हम बात करते हैं संविधान के अंदर जो समय सीमा नहीं दी गई, उस चुप्पी का मतलब क्या है। संविधान मौन है ना कि कोई समय सीमा नहीं दी गई कि गवर्नर या फिर राष्ट्रपति को इतने समय के अंदर बिल पर कंसेंट देना है या नहीं देना है। तो उसका मतलब क्या है, उसके ऊपर क्या डिस्कशन हुआ, क्या सुनवाई के दौरान हुआ, वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज बताइए कि आपको अभी तक चीजें समझ आ रही है। एक बार सब कुछ समझ आ रहा है तो थम्स अप कर दीजिए, और आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछ लीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा लाइक के साथ, और सवाल जो भी हो पूछ ले सकते हैं। तीसरे दिन सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि संविधान में कई जगह पर कम से कम 31 मामलों में स्पष्ट समय सीमा लिखी हुई है, लेकिन अनुच्छेद 200 और 201 में कोई भी टाइमलाइन यानी कि समय सीमा नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि जानबूझकर समय सीमा नहीं दी गई संविधान निर्माताओं के द्वारा, जानबूझकर सोच समझकर नहीं दी गई। इसलिए कोर्ट को इसमें शब्द जोड़ने या फिर नई सीमा तय करने का कोई अधिकार नहीं है। सीधा तर्क यह था कि जहां संविधान चुप है, वहां कोर्ट नया कानून नहीं बना सकती। क्या आप सॉलिसिटर जनरल के इस तर्क से सहमत हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं आगे प्रक्रिया बनाम निर्णय की। क्या समीक्षा हो सकती है कि जो समय सीमा नहीं दी गई है, क्या उसको रिव्यू किया जा सकता है? जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने तीसरे दिन एक अहम बिंदु रखा। अंतिम निर्णय जैसे असेंट, विदहोल्ड, रिजर्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया अलग है। अंतिम फैसला कुछ प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पा सकता है, लेकिन प्रक्रिया यानी कि राज्यपाल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसकी समीक्षा कोर्ट कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने क्या कहा, जस्टिस नरसिम्हा ने क्या कहा कि अंतिम फैसला कि गवर्नर निर्णय ले रहे हैं या नहीं ले रहे, या उसके ऊपर उन्हें कुछ इम्यूनिटी मिल सकती है, लेकिन प्रक्रिया को तो फॉलो करना पड़ेगा कि राज्यपाल सच में उनके सामने जो बिल आए हुए हैं उनके ऊपर कोई फैसला ले रहे हैं या नहीं, इसकी समीक्षा कोर्ट जरूर कर सकती है। सवाल यह है कि जब संवैधानिक प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो रही, तो क्या कोई प्रतिरक्षा हमेशा लागू रहेगी? यहां कोर्ट ने एक रास्ता खोला है कि प्रक्रिया की समीक्षा संभव है, भले ही कोर्ट अंतिम निर्णय ना बदले। अब आगे बात करेंगे समय सीमा को लेकर जो तीसरे दिन बहस छिड़ी। क्यों सॉलिसिटर जनरल विरोध करते हैं इस बात का कि समय सीमा नहीं निर्धारित होनी चाहिए? तीसरे दिन सॉलिसिटर जनरल ने 3 से 4 बड़े तर्क दिए। क्या बड़े तर्क दिए? सबसे पहला तर्क यह दिया कि जस्टिफिकेशन ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। जस्टिफिकेशन कोर्ट का जस्टिफिकेशन ये नहीं है कि कोर्ट का उसमें क्षेत्राधिकार आ जाएगा। देरी अन्याय हो सकती है, लेकिन इससे कोर्ट को टाइमलाइन बनाने का अधिकार नहीं मिलता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हो सकता है कि गवर्नर फैसले लेने में बहुत टाइम लगाए, राष्ट्रपति बिल को असेंट दे या उसे रोके, उस पर फैसला लेने में बहुत समय लगा दे और देखने में वो अन्याय लगे, लेकिन देरी भले ही अन्याय हो जाए, अन्याय लगे, लेकिन इसमें कोर्ट को टाइमलाइन बनाने का अधिकार नहीं है। दूसरा जो इशू आया वो सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड आया, यानी कि शक्ति के पृथक्करण से रिलेटेड आया। एक अंग, संविधान का एक अंग या सरकार का एक अंग दूसरे को नहीं बता सकता कि वह अपना काम कैसे करे। तीसरा, केस के बारे में भी बात हुई। तमिलनाडु गवर्नर केस ने बड़े फैसलों जैसे शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब या फिर
नाबिया रेबिया के केस या फिर पुरुषोत्तम नंबूदरी को नजरअंदाज किया है और बी के पवित्रता को गलत तरीके से पर इनक्यूरियम कहा। जो तमिलनाडु केस का फैसला अभी कुछ महीने पहले आया है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ने संदर्भ भेजा है सुप्रीम कोर्ट को 143 अनुच्छेद के तहत, उसी फैसले की हम बात कर रहे हैं। ये तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि तमिलनाडु, ये सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि तमिलनाडु गवर्नर केस ने बड़े फैसलों जैसे शमशेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब या फिर नाबम रेबिया का केस या फिर पुरुषोत्तम नंबूदरी को नजरअंदाज किया और पी के पवित्रा को गलत तरीके से पर इनक्यूरियम कहा। पर इनक्यूरियम क्या होता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अगर आप थोड़ी बहुत लीगल नॉलेज रखते हैं तो। न्यायिक संयम, चौथा पॉइंट तुषार मेहता की तरफ से कहा गया, वो ये कहा गया न्यायिक संयम के बारे में क्या कहा गया, कोर्ट ने खुद भी कई बार टाइमलाइन तय करने से परहेज किया है, जैसे स्टे ऑर्डर्स वाले मामले में। संक्षेप में देखा जाए तो कठिन मामलों के बहाने कोर्ट नया अधिकार नहीं बना सकती। अब आगे चलते हैं और सवाल है कि हल कौन निकालेगा, उसके ऊपर बात करते हैं। तीसरे दिन कोर्ट और सॉलिसिटर जनरल में सबसे व्यवहारिक बहस यही रही कि सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि हल राजनीति में है। पीएम, राष्ट्रपति, राज्यपाल से मुलाकात, डेलीगेशन या फिर संयुक्त बैठकें हों और तभी इसका निपटारा हो। जबकि कोर्ट यह कह रही है कि अगर राज्यपाल फिर भी सालों तक कुछ ना करे तो क्या कोर्ट सचमुच तब भी बेबस बेसहारा की तरह मुंह ताकती रहेगी और कुछ नहीं कर सकती। सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि तब हल केवल संसद संशोधन से आएगा, कोर्ट को इसमें दखल अंदाज नहीं करना चाहिए, कोर्ट को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो गवर्नर है, गवर्नर का पद एक संवैधानिक पद है, जनता से सीधे जवाबदेही नहीं है और जरूरत पड़ने पर हटाया भी जा सकता है। यानी बहस का केंद्र, जो तीसरे दिन की बहस का केंद्र था, वो यही रहा कि राजनीतिक परिपक्वता बनाम न्यायिक उपाय क्या होगा। अब आगे चलते हैं, अनुच्छेद 200 और 201 से रिलेटेड जो बहस या फिर द्वंद्व कोर्ट के सामने आ जाए उसको समझते हैं कानूनी धुरी। अनुच्छेद 200 जो राज्यपाल के 4 विकल्प बताता है जब उसके पास विधानसभा से या सरकार की तरफ से कोई बिल आता है स्वीकृति के लिए, या तो मंजूरी दे या अस्वीकृति दे या फिर राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखे या फिर विधानसभा को लौटा दे। ये 4 ही विकल्प हैं गवर्नर के पास। जबकि अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय को बताता है। इसमें सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि इनमें कोई भी टाइमलाइन नहीं है, तो कोर्ट नई समय सीमा नहीं जोड़ सकती। कोर्ट का कहना था कि पर अगर विदहोल्डिंग को स्थायी रोक बना दिया जाए तो वह जनता द्वारा चुनी हुई विधानसभा को निष्क्रिय कर देगा। यानी कानून का के अंदर जो प्रावधान है और लोकतंत्र का व्यवहार जो है वो आपस में कहीं टकरा रही है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 बनाम 131 की। ये भी एक जिरह चली थी तीसरे दिन की सुनवाई के दौरान। अनुच्छेद 32 बनाम 131 खुला सवाल था। तीसरे दिन में एक मुद्दा यह भी उठा कि क्या राज्य सीधे अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट आ सकते हैं कि जब गवर्नर फैसला ना सुनाए, गवर्नर स्वीकृति ना दे या बिल को लंबे समय तक लटकाए, तब उस स्थिति के अंदर क्या राज्य सीधे अनुच्छेद 32 के तहत आ सकते हैं या केवल उनको अनुच्छेद 131 के तहत ही संघीय विवाद उठा सकते हैं। वो संविधान की पीठ कोर्ट ने यह सुझाव दिया कि अभी अनुत्तरित रखा जाए। इस सवाल का अभी हम जवाब नहीं दे रहे हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत भी याचिका दायर हो सकती है, रिट पिटीशन वगैरह कुछ दायर हो सकती है, या सिर्फ 131 का तो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब राज्य और संघ के बीच में विवाद हो या दो राज्यों के बीच में विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो मसला आता है, वो 131 के अंदर बताया गया है। और जो ये मसला आया है, जो कोई भी अगर मसला होता है ऐसा राज्यों के बीच में या फिर एक राज्य और संघ के बीच में या एक से ज्यादा राज्यों और संघ के बीच में, तो वो 131 के अंदर जाता है, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर जाता है। 32 के बारे वाले सवाल के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने तीसरे दिन की सुनवाई में कहा कि इसका जवाब अभी हम नहीं देंगे, इसको अनुत्तरित ही रखते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल भी सहमत हुए कि फिलहाल इसका जवाब की जरूरत नहीं है। इससे संकेत क्या मिला
इससे संकेत मिला कि केवल कोर्ट उतना ही तय करेगी जितना जरूरी है। अब आप लोगों के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लॉ एग्जाम की या डिफरेंट यूपीएससी या फिर जुडिशरी एग्जाम की, तो आपके लिए क्या जरूरी है तीसरे दिन की सुनवाई से समझिएगा। तीसरे दिन से ये बिंदु याद रखिए कि पहले मुख्य टकराव लोकतांत्रिक इच्छा बनाम राज्यपाल का विवेकाधिकार है। दूसरा, एसजी का मत, सॉलिसिटर जनरल का मत ये था कि अनुच्छेद 200 और 201 में कोर्ट टाइमलाइन नहीं जोड़ सकती, हल राजनीति या फिर संसद से आएगा। और इस पर कोर्ट की चिंता यह है कि अनिश्चित विदहोल्डिंग विधायिका को निष्क्रिय कर सकता है। और केस मैप की बात करें तो तमिलनाडु केस बनाम बड़े फैसले, चाहे वो शमशेर सिंह का हो, नाबिया रेबम का केस हो, पुरुषोत्तम नंबूदरी का केस हो, अनुच्छेद 32 और 131 वाले विवाद को भी आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या कोर्ट को राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करनी चाहिए? क्या न्यायालयों को राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करनी चाहिए? कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, इसके अंदर आपका, लॉ स्टूडेंट का, लॉयर्स का, आम जनमानस का क्या विचार है? क्या राज्यपाल सालों तक बिलों को लटकाए जाने चाहिए, लटकाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर राज्यपालों के लिए समय सीमा तय होनी चाहिए? या हमें केवल राजनीतिक समाधान या फिर संसदीय संशोधन पर ही भरोसा करना चाहिए? नीचे अपना विचार जरूर लिखिएगा और उसके पीछे का कारण भी हमें बताइएगा। अब तीसरे दिन की सुनवाई का विश्लेषण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तीसरे दिन से क्या क्या सीखने को मिला है? सॉलिसिटर जनरल का पक्ष बिल्कुल साफ है कि कोर्ट टाइमलाइन नहीं बना सकती, हल राजनीति या फिर संसद से निकलेगा। कोर्ट की चिंता तीसरे दिन यह दिखी कि अगर राज्यपाल बिलों को अनिश्चित काल तक रोक दे तो लोकतंत्र ठहर सा जाएगा। और संभावित रास्ता क्या निकल रहा है? कोर्ट अंतिम निर्णय को नहीं छुएगी, लेकिन प्रक्रिया पर नजर रखेगी ताकि लोकतंत्र निष्क्रिय न हो। इसी के साथ जो तीसरे दिन की बहस सुनवाई जो सर्वोच्च न्यायालय के सामने हुई 143 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो रेफरेंस भेजा गया, संदर्भ भेजा गया, उसके अंदर अगर इस विश्लेषण से आपको तीसरे दिन की बहस साफ समझ आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को हाइप भी करिएगा। और अपने हर लॉ, जुडिशरी और यूपीएससी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में आपको चौथे दिन, पांचवें दिन, ऐसे एक एक दिन का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय पॉलिटी से रिलेटेड आपके सामने और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं इस लैंडमार्क जजमेंट की हियरिंग के साथ साथ। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से और हमारी वेबसाइट से। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।